वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आज 18 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टडीज़ को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर आपके जो भी हर्डल्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, वो मुझे ईमेल के माध्यम से बताइए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल भी किया है, और आपको पता है कि मैंने आपको एक वॉइस नोट भी सेंड किया है। और ये वॉइस नोट जो है वो स्पेसिफिक वॉइस नोट है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक वॉइस नोट सभी स्टूडेंट्स को भेजा है। मैंने नाम लेकर आपका जो भी इश्यू है उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ भी दी है। तो दोस्तों, अभी तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने ही ये ईमेल किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चीज़ है उसका लाभ उठाइए। आपको शायद पता नहीं होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, इन द सेंस कि क्यूरियसली एजुकेशन जो है वो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया कदम उठाने वाला है। और मैंने स्टूडेंट्स को वॉइस नोट में तो बताया ही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ईमेल नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए इसके बारे में, इसको प्रायोरिटी दीजिए। राइट। मैं अभी आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जब आपको सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो मेहनत अभी चल रही है, राइट, उसको एक टेल विंड मिलेगी। टेल विंड, राइट। टेल विंड का मतलब ये होता है कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप इस दिशा में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे से अगर आपको और ज़्यादा हवाएं जो हैं वो भी अगर इस तरफ बहने लगे तो आपको थोड़ी और अच्छी स्पीड मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको इस प्रकार से काम, और आपको नेविगेटर के तौर पर भी ये काम आएंगे। आपको जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे। तो अगेन, मैं इतना वक्त, इतना एम्फेसिस इस पर इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपने प्रश्नों को लिखिए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूँ, राइट, ये चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इट्स गोइंग टू बी फ्री। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही आएगी, तो आप इसको देख ही पाएंगे। लेकिन अगर आप इतना भी वक्त नहीं निकालेंगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का भी वक्त नहीं निकालेंगे, तो फिर ये वीडियोस वैसे ही आएंगे और जाएंगे। मीन्स वो यूट्यूब पर तो आ जाएंगे, आपके पास उसका एक्सेस भी आ जाएगा, लेकिन आपको वो कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि चलो मैं इसको देख लूँ, या फिर इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में सोचूं। मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, ऐसी कोई शॉर्टकट या फिर कोई संजीवनी बूटी नहीं है कि मैं आपको 10, 15, 20, 50 वीडियोस बनाकर दे दूं और फिर वो वीडियोस देख लेंगे और आप आईएएस बन जाएंगे या फिर आरबीआई के ऑफिसर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत आपको करनी है, और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट अगर आपको कोई भी बेच रहा है तो इट्स लाइक कि 21 दिन में पैसे डबल वाली जो स्कीम होती है कि 21 डेज के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, ऐसी स्कीम्स में लोगों के पैसे जो हैं वो चले ही गए हैं। राइट। इसमें शॉर्टकट का रास्ता जो है वो अगर होता तो फिर लोग इतनी मेहनत और इतनी तैयारी क्यों करते। तो पैसों की बात का मैंने एग्जांपल यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो एक बार मुझे वो मिल जाए, एक बार मुझे वो क्लिक मिल जाए, एक बार वो स्पार्क मिल जाए, उसके बाद में मेरी तैयारी अलग लेवल की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये स्पार्क धीरे धीरे अंदर आपके अंदर डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, एफर्ट्स आपके ही होंगे। मैं आपको ये चीज़, किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़
मैं आपको यहाँ पर बेचने की या फिर किसी भी गलत चीज़ को आपको यहाँ पर देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर मेहनत करने का भी साहस नहीं है तो मैं क्या, ऊपर से अगर ईश्वर भी आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप समझ लीजिए इस बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा भ्रम ना रहे, कोई भी ऐसा इल्यूजन ना रहे आपके मन में। तो जिन लोगों ने अभी भी ईमेल्स नहीं भेजे हैं, आप भेजिए। मुझे पता है एक पुरानी आदत है, एक बहुत पुरानी आदत है, राइट। क्लासरूम को याद कीजिए। जब टीचर्स हमें पूछते थे कि कोई डाउट है, हम कहते थे नहीं। कोई भी जिसको डाउट भी था वो भी कभी बोलते नहीं थे, क्योंकि एक आदत ऐसी हो गई कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ कभी होता ही नहीं है। क्या कुछ ना कुछ हो गया? स्कूल के टाइम पर जो डाउट थे मन के अंदर और हम क्लास में खड़े होकर या फिर अपना हाथ ऊंचा करके पूछ नहीं सकते थे, उतनी भी हिम्मत नहीं थी। आज क्या फिर से वही गलती को आप रिपीट करना चाहते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी उसी गलती को रिपीट करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा आप करना चाहेंगे। तो आप आराम से सोचिए, क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपके हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज भी तैयारी जो है उसका जो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। डियर फ्रेंड्स, वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए इससे बेटर तरीका मुझे कोई नहीं लग रहा है। बेटर इज़ कि हम सब अपने जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव करें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें या फिर इसको स्लो डाउन कर सकें। बात करते हैं ट्रेड ट्यूम्यूल्ट के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। फरवरी 2021 से अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं चीज़ों को, वो श्रैंक हुआ। श्रैंक यानी कि इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिली अक्टूबर में। और देखिए बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल के बारे में आप जानते हैं, कोविड के टाइम पर हमने कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि भारत जो है इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत सारी केमिकल की कंपनीज़ हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हम यहाँ से बनाते हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडलूम्स, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें पैदा करने के लिए आपको ज़्यादा इंसानों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे सेक्टर्स में भी ड्रॉप देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि जॉब सिक्योरिटी पर एक इम्पैक्ट आएगी। रही बात इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स ग्रू 5.7% ईयर ऑन ईयर, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले 5.7%। और हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो होगा ट्रेड डेफिसिट। और अगर एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं तो आपका होगा ट्रेड सरप्लस, यानी कि आप ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं कंपेयर टू व्हाट यू आर बाइंग ओवरऑल। तो ट्रेड डेफिसिट जो है तो ये कितना एक्सपांड हुआ है? 50% जितना एक्सपांड हुआ है, राइट। दिस इज द फोर्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ ए 25 बिलियन प्लस गुड्स ट्रेड डेफिसिट। कि फोर्थ ऐसा स्ट्रेट मंथ है, एक के बाद एक, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, फोर्थ महीने में, तो 4 महीने ऐसे रहे हैं। पिछले 4 महीने कंटिन्यूसली हमने $25 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट रहा है, राइट। और जुलाई में ये था $30 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। Imports have now been moderating sequentially for 4 straight months. पिछले 4 महीनों से imports जो हैं वो भी ड्रॉप हो रहे हैं। Dropped 7.3% from September to an 8-month low of 56.7 billion. पिछले 8 महीनों का सबसे लोवेस्ट एक्सपोर्ट हमने किया, 56.7 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया एक महीने के अंदर। और ड्रॉप हो रहा है, राइट। 7.3% से एक्सपोर्ट्स हमारे जो इंपोर्ट है वो भी थोड़े ड्रॉप है, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर 56.7 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, नॉट एक्सपोर्ट, सॉरी मैं बोलने में थोड़ी गलती कर दी। अब क्या होता है कि देखिए पेट्रोलियम इंपोर्ट जो है वो भी कम हुआ है हमारा।
इसी के साथ नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट जो है सितंबर में वो भी कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड जो है वो कम हो रही है। अगर कंपनीज कम पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि वो कम सामान यहाँ से वहाँ भेज रही है। इसका मतलब यह है कि उनको कम ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और डिमांड का ड्रॉप होना जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छी बात नहीं है। India's trade deficit so far this year is now $175 billion from $94.2 billion a year ago. Last year trade deficit $94.2 billion था, इस साल $175 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हाई एनर्जी प्राइसेस विंटर के समय में जो अलग अलग देशों में डिमांड रहेगी, खास करके यूरोप और जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। सरकार ने 2015 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली थी, 2020 में इसको अपग्रेड करने की थी, लेकिन फिर ये कोविड आ गया तो डिले कर दिया गया, और अब इसको फिर से डिले किया गया है, डिफर किया गया है अप्रैल 2023 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो है वो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि जो विदेश व्यापार नीति है वो अगले साल आएगी, अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी ग्लोबल टर्मोइल जो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ये सारी चीज़ें चल रही है, तो सरकार थोड़ी और राह देखना चाहती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने ये कहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं इसके चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और ऊपर से रुपी जो है ये डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपी की वैल्यू जो है वो कम हो रही, तो इसकी वजह से इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। और जो यूरोप और यूएसए जैसे देश जो हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि कैसे रिसेशन जैसी सिचुएशन वो फेस करने वाले हैं, या फिर एक स्लोडाउन वहाँ पर आ चुका है, तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उस पर भी एक इम्पैक्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है। इसको आप कह सकते हैं हेडविंड्स। जो मैंने टेल विंड वाला तो आपको बताया, दिस इज़ हेडविंड। इसका मतलब ये है कि आप इस दिशा में दौड़ रहे हैं और हवाएं जो हैं वो इस तरफ से आ रही हैं। बेसिकली आप करंट के अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश करें तो इससे आप जल्दी थक जाएंगे, या फिर आपको वो स्पीड जो है वो नहीं मिलेगी। I hope things are clear. Now let's move on to the next topic. Opaque political financing could cost democracy dear. द हिंदू का ये आर्टिकल है। इसका मतलब ये है कि जो पारदर्शिता नहीं है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में, तो इसकी इम्पैक्ट हमारी डेमोक्रेसी पर आती है, और ये बात हकीकत है। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग की जब भी बात करें तो इसमें करप्शन का नाम लिया जाता है। हाँ, करप्शन तो है ही, करप्शन के बहुत सारे पैसे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंचते हैं, और फिर यही फंडिंग जो है इसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग मीटिंग्स और एडवर्टीज़मेंट और ये सारी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, वो हम सब जानते हैं। सरकार ने इसको हटाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। अरुण जेटली साहब ने ये बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद चीज़ें जो हैं वो बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राइट, पहले ऐसा था कि अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसे पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हैं तो आपको चेक या फिर ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर चेक के माध्यम से देना पड़ेगा, और आपको एक्सप्लेनेशन देना। मीन्स इससे अगर कम है, लेट्स से 19,999 रुपीज़ आप कैश में देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। 1 रुपया इसमें ऐड हो गया, 20,000 हो गया, तो फिर आपको चेक सही देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को देने हैं, किसी पॉलिटिशियन ने उनका कोई बड़ा सा काम कर दिया, और पॉलिटिशियन ने ये कहा कि 10 लाख रुपए आप मुझे कैश दे दो और बाकी के 1 करोड़ जो है वो आप हमारी पार्टी को फंड के तौर पर दे दो। तो ये जो व्यक्ति है वो जाकर तो ऐसे 1 करोड़ रुपए दे देगा कि ये रखो 1 करोड़ रुपए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या ऐसा करेगी कि 1 करोड़ रुपए जो हैं वो हमें एक साथ मिले? पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी कि हमारे यहाँ पर किसी ने 19,999 रुपीज़ जो हैं वो दिए हैं, अब इसको आप मल्टीप्लाई जितने नंबर से चाहो कर सकते हो। आप कह दोगे कि हमने 1000 लोगों ने आकर हमें 15,000 रुपीज़ कैश दिए हैं डोनेशन के तौर पर। तो सेम थिंग अब यहाँ पर हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद 2,000 रुपये, जो 20,000 थे उसको 2,000 कर दिया। तो अब वही सिस्टम होगी, 1,999 रुपीज़ इंटू आप पकड़ लीजिए 50,000, कि 50,000 लोगों ने हमें 1,999 रुपये दिए। तो ये कैश में आप ले सकते हैं। एंट्री करना क्या बड़ी बात है।
मीन्स 10,000 रुपये पर किसी को रख लो सैलरी पर, तो वो एंट्री करता रहेगा पूरा दिन। और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं, आपने क्लिक किया और फट से एक ही सेकंड में इतनी एंट्रीज हो जाएगी कि इतने लोगों ने कैश दिया। तो ये वही सिस्टम है, पुरानी जो भी सिस्टम है वही चल रही है। लोग ब्लैक मनी को हटाने की बात कर रहे हैं। ब्लैक मनी तब तक नहीं हटेगी जब तक पॉलिटिक्स में क्लीन पैसे नहीं आएंगे, तब तक। लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत ब्लैक मनी है, लेकिन रियल एस्टेट में ब्लैक मनी को आपको हटाना है तो उससे पहले आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो कैंडिडेट्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो जब तक ब्लैक मनी या फिर जो करप्शन और ब्लैक मनी जब तक वहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, तब तक किसी भी क्षेत्र में ख़त्म नहीं हो सकती। और इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी भी उसके ऊपर उनके पास आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन किसने कितना दिया ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती। हाँ, सिर्फ रूलिंग पार्टी को पता चलता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए आपको एसबीआई जाना पड़ेगा, राइट। आप अपने खाते में से या फिर चेक के माध्यम से एसबीआई में पैसे देंगे तो एसबीआई को पता चल जाएगा कि कहाँ से ये पैसे ट्रांसफ़र हुआ है। अब एसबीआई जो है वो बॉन्ड इश्यू करेगी, फिर ये बॉन्ड जो है वो आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, और फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने खाते में डिपॉजिट करेगी। तो पूरी चेन जो है वो रूलिंग पार्टी को पता रहती है कि कहाँ पर किसने कितने पैसे दिए। तो 2019-20 में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं 75% जितने जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सिर्फ 9% जितने मिले हैं, राइट। तो यू कैन सी हियर कि 9% इन द सेंस कि टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 9% कांग्रेस को और 75% जो है वो रूलिंग पार्टी को मिले हैं। तो रूलिंग पार्टी के पास ट्रांजैक्शन का ट्रेल है, यानी कि उनको पूरी सिस्टम पता है कहाँ से किसने कितने दिए। ये सारी चीज़ें रूलिंग पार्टी जो हैं वो इस पर नज़र रख सकती है। तो अब हमें चाहिए कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये जो ब्लैक होल हैं, जो ग्रे एरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, इसको फिलअप करें, इसको ब्लैक होल में से इसको एक प्रकाश की तरफ इसको ले जाए। अंधेरा जो है ये अंधेरा जाए और प्रकाश आए इस पर, ताकि पता चले। वरना फिर डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन, यानी कि ये जो गलत चीज़ें होती हैं, पैसे, करप्शन और सारी चीज़ें फिर मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पैसे जाते हैं, वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा वीक बना देते हैं। सिंपल इज़ दैट। भारत रत्न फॉर मार्टर्स, जो हमारे शहीद हैं उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अब डिमांड आ रही है, एक लंबे समय से आ रही है, कि शहीद भगत सिंह जी, राज्यगुरु या फिर राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय और दूसरे हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए। और ये डिमांड जो है वो काफ़ी सही डिमांड है। हाल ही में 16 नवंबर की बात है, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान जो हैं, तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को ये कहा है कि डू द नीडफुल, आप इन सारे फ्रीडम फाइटर्स को एक भारत रत्न से नवाजिए। 16 नवंबर जो है ये मार्टिडम डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। शहीद करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा जो हैं, इनका जन्म लुधियाना में हुआ था, वहीं पर वो पले बड़े। और बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है कि भगत सिंह जी जो हैं तो उनके आइडियल थे, उनके आइडल थे, ये उनको मानते थे। भगत सिंह जो हैं वो सराभा जी जो हैं तो उनको मानते थे। और 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश राज जो था उस समय पर, तो 19 साल के हमारे देश के वीर शहीद करतार सिंह सराभा को एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश के यंग आइकॉन्स हैं, और ये सराभा जी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम का भी कसूर है। इन पर हमें कोई अलग से चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ की भी एक रिक्वायरमेंट है। जब तक किताबों में वो नहीं आएंगे, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, यानी कि जो हमारी जो स्कूल की किताबें हैं वहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। और इन्होंने हमारे देश के लिए प्राण की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। और बहुत सारे लोगों को मृत्यु के बाद हमने भारत रत्न दिया। फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे कुछ ऐसे दूसरे लोग भी हैं, उनको दिया गया है। तो वी नीड टू डू दिस थिंग, राइट। भारत सरकार को ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं
तो उनको भारत रत्न देने की ज़रूरत है। ये डिमांड जो है मुझे लगता है बहुत ही सही डिमांड है। एंड आई एम श्योर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो जो ये वीर हैं हमारे देश के, तो उनको काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं, उनके बारे में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आई एम श्योर मोदी सरकार जो है वो इसको लेकर कुछ आने वाले समय में स्टेप्स उठाएगी। लुक एट द क्राइम, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कथुआ गैंग रेप मर्डर जो हुआ उसमें एक 8 साल की बच्ची जो है उसका गैंग रेप किया गया था, 8 साल की बच्ची का, और फिर उसका मर्डर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट्स ने एक व्यक्ति हैं राइट, जो इस कथुआ गैंग रेप और मर्डर का एक कल्प्रिट है, एक मुजलिम जो है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि लोअर कोर्ट ने उसको जुवेनाइल के तौर पर, किशोर के तौर पर उसको मीन्स उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग हुई तो उस समय पर उसको नाबालिग था ये लड़का, तो इसको जुवेनाइल लॉज के तहत इसको ट्राई किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको एडल्ट के तौर पर ही हमें ट्राई करना चाहिए। और हीनियस ऐसे क्राइम्स होते हैं, तो ऐसे हीनियस क्राइम्स में अगर कोई 16 साल का, 17 साल का ऐसा कोई मुस्लिम है तो उसको एडल्ट की तरह ही ट्राई करना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें 2016 में बदलाव किए गए, और बदलाव ये था कि 16 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में अगर कोई व्यक्ति हैं जो ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो फिर उसको एडल्ट के तौर पर ट्राई किया जाना चाहिए। तो लीगल सिस्टम जो है, जो लोअर कोर्ट्स ने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक शुभम संग्रा नाम का व्यक्ति है, तो इसको जुवेनाइल के तौर पर ट्रीट किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल सिस्टम को ये जो लॉ है उसको इसको प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है। और जब ये क्राइम हुआ था, ये शुभम संग्रा जो है, इसका कहना यह है कि वो सिर्फ 15 साल का था जनवरी 2018 में। फिर इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू किया मीन्स 2004 में, और उसमें बताया गया था कि वो अक्टूबर 2002 में उसका जन्म हुआ है। लेकिन फिर उसके ब्रदर और सिस्टर का जो सर्टिफिकेट रिलीज़ किया गया, उसको जब पेश किया गया तब पता चला कि उसके जो सिबलिंग है तो उसके बीच में 2 महीने का फ़र्क है। तो ऐसा कोई हो पॉसिबल ही नहीं है, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर कुछ छेड़खानी की गई है। स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो कहता है कि अक्टूबर 2003 में उसका जन्म हुआ था। और मेडिकल बोर्ड जो है, 5 सीनियर डॉक्टर्स ने जब टेस्ट की तो पता चला कि ये 19 से 23 साल के बीच में हो सकता है। इसको कहते हैं एपिजेनेटिक क्लॉक। एपिजेनेटिक क्लॉक, तो इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की एक एज जो है वो तय की जाती है। तो ये सारी इरेग्युलरिटीज़ होने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने संग्रा को जुवेनाइल के तौर पर ट्रीट किया, विच इज़ नॉट गुड। और बहुत सारी प्रोसीजरल लूप होल्स तो है ही, इसके साथ साथ डिलेज भी हैं। 2019 में हाई कोर्ट ने संग्रा के फेवर में 2019 में रूल किया, और 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड आया है। तो इतना लॉन्ग डिले जो है, इट्स नॉट गुड एट ऑल फॉर आवर सिस्टम। गुड़गांव स्कूल मर्डर में एक 16 साल के लड़के ने क्लास 2 के स्टूडेंट को सितंबर 2017 में मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया गया था। तो हमारे देश में 2021 में 877 ऐसे जुवेनाइल्स हैं राइट, जो 16 से 18 के बीच में हैं, जो मर्डर या फिर 939 जितने रेप्स जो हैं, तो इसमें एप्रहेंडेड फॉर मर्डर एंड 877 जुवेनाइल्स जो हैं जो 16 से 18 के बीच में हैं, तो वो 877 मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं। और 16 से 18 के बीच में 2021 में 939 ऐसे जुवेनाइल्स हैं जिनको रेप के केस में पकड़ा गया है। तो ऐसे हीनियस क्राइम अगर कोई करता है तो इनको तो एडल्ट के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए एज पर 2016 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दूसरी चीज़, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये भी चीज़ हो रही है कि बहुत सारे ऐसे जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स, वो क्या करते हैं, ये बच्चों को रिक्रूट करते हैं। आपने कुछ फिल्म देखी होगी, तो बहुत सारी फिल्मों में भी ये बताया जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, वो ड्रग्स, मर्डर, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, और फिर 3 साल के बाद वो छूट जाते हैं। तो ऐसी मीन्स अब बच्चों का भी इस प्रकार से इस्तेमाल होने लगा है। तो वी नीड टू स्टॉप दैट ऑफ कोर्स। और इसी के साथ ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो लॉ है उसको फुल स्पिरिट में अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। कॉप आउट टेक इन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कॉप 27 को इम्प्लीमेंटेशन कॉप के तौर पर कहा गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन छोड़िए, अब बहुत सारी चीज़ें जो ड्राफ्ट रिलीज
अभी हुआ है, कल जो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ तो उससे पता चला कि कल परसों जब ये ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बातें ही हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग ग्रेटा थनबर्ग जो है, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक और अपॉर्चुनिटी हो गई पावरफुल देशों के लिए ग्रीन वॉशिंग, लाइंग और चीटिंग करने की। और डिसअपॉइंटमेंट हमें नज़र आ रही है। नंबर वन इज़ कि फॉसिल फ्यूल, सिर्फ कोयले को कम करने की बात नहीं है। इंडिया ने क्या बताया कि फॉसिल फ्यूल को भी कम कीजिए, और जो डैमेज हुआ है तो इस डैमेज की भरपाई कौन करेगा, तो इस चीज़ पर भी इतनी कोई ख़ास क्लैरिटी जो है वो नहीं आई है। तो आज भी वही है, पिछले कई दिनों से हम इसी चीज़ पर बात कर रहे हैं कि वी हैव सीन दिस थिंग के देश जो हैं, बड़े बड़े अमीर देश, वो सिर्फ बातें करते हैं, राइट। पैसे देने की बात आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आती है, तो वो आज भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन देशों की अब राह देखने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एडॉप्शन से हम आगे बढ़े, डेवलपिंग देश आगे बढ़े। और भारत जो है वो अब न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है। तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तैयार कर रहा है, छोटे छोटे पावर प्लांट्स। तो इससे भी हमारे देश में सक्सेसफुल हो गया तो बात दूसरे देशों में भी डिमांड आएगी, तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ दुनिया को डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजन और ऐसे ग्रीन फ्यूल के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन, और जो कार्बन ऑलरेडी एमिट किया है उसको कैप्चर करने की ज़रूरत है। ये 2 स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।